हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृषि वैली। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड दिस इज़ दी प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, ऐसे करके हम प्रैक्टिस सेट 10 तक डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें अबाउट 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये सेशन लाइव आने वाला था 7 बजे, बट ये लाइव नहीं है। कल मैंने ट्राई करा था लाइव कैसे आते हैं, बट लाइव आने में क्या प्रॉब्लम हुई थी, मैंने लाइव लिया, उसके बाद 4 क्वेश्चन था कि वो लाइव चला, उसके बाद अपने आप वो बंद हो गया था। ठीक है, सो अभी तक मैं ठीक से समझ नहीं पाई हूँ कि लाइव लेते कैसे हैं। लाइव में कुछ मेरे को टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, तो दैट इज़ वाई लाइव सेशन मैं नहीं ले पाऊँगी। ठीक है, तो हम ऐसी नॉर्मल वीडियो अपलोड करके मैं आप तक वीडियो पहुंचाऊंगी। ठीक है, तो सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं, बट पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। उसके बाद सेकंड में आपको क्वेश्चन तो बाद में डिस्कस करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन आपके संग शेयर करना चाहती हूँ, एंड दैट इज़ अबाउट दी एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स कहाँ से लें? ठीक है, तो मैंने अपने चैनल के थ्रू भी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने जनवरी से लेकर मई 2024 की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करा था, बट वो वीडियो जो थी उसमें लिमिटेड करंट अफेयर्स ही मैं ले पाई थी। तो अगर आपको करंट अफेयर्स की और लंबी लिस्ट चाहिए तो यू कैन परचेज़ द PDF ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप परचेस कर सकते हैं। परचेस कहाँ से करना है उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टू मई 2024, तो आप उस लिंक के थ्रू परचेस कर सकते हैं एट अ रीज़नेबल प्राइस। ओके, तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो आपके संग शेयर करी है मैंने। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन जो है, थिग्मोट्रोपिज्म इज़ द ग्रोथ इन प्लांट टूवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ। ठीक है, थिग्मोट्रोपिज्म कैसी मूवमेंट होती है प्लांट्स में, किस स्टिमुलस के अगेंस्ट ये मूवमेंट होती है? ऑप्शंस है ग्रेविटी, लाइट, सनलाइट एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी, सॉलिड ऑब्जेक्ट। ओके, बाकी ऑप्शंस की भी हम बात करते हैं। ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर कोई मूवमेंट होती है प्लांट में, दैट इज़ नोन एज ग्रेवियोट्रोपिज्म, उसको हम बोलते हैं ग्रेवियोट्रोपिज्म। लाइट के डायरेक्शन में होगी तो लाइट के लिए आपको सबको पता है फोटो शब्द हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। ओके, सनलाइट के लिए हम यूज़ करेंगे हेलियोट्रोपिज्म। और सॉलिड ऑब्जेक्ट के अगर डायरेक्शन में कोई प्लांट मूव करेगा उसको बोलेंगे थिग्मोट्रोपिज्म, जो कि हमारा क्वेश्चन था। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, विच GM क्रॉप ऑक्यूपाई लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा GM क्रॉप्स का जो एरिया है वो कौन सी क्रॉप का है? ऑप्शंस हैं सोयाबीन, मेज, कॉटन एंड टोमेटो। GM क्रॉप्स क्या होते हैं? सबसे पहले GM का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, कोई भी क्रॉप या प्लांट का हम जब जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA का यूज़ करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ये सब जब टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे तो उसको हम कहलाएंगे GM क्रॉप्स। ठीक है, और अगर एरिया वाइज अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे एरिया जो आता है वो आता है हमारा सोयाबीन का। तो सोयाबीन जो है हमारी नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्रॉप है, GM क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा ग्रो होती है सबसे ज़्यादा एरिया में, फॉलोड बाय मेज़। याद रखना, सेकेंड नंबर पर आता है मेज़। ठीक है, और कंट्री वाइज अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रो होती है USA में। इंडिया की जो रैंक है अभी वो 4th पोजीशन पर आता है हमारा इंडिया GM क्रॉप्स के मुकाबले में। तो इंडिया की अगर बात करें जो कि 4th रैंक में आता है, इंडिया में पर्टिकुलरली बात करें तो इंडिया में कौन कौन से GM क्रॉप्स ग्रो होते हैं? कॉटन ग्रो हो रही है, 2002 से इसका कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ था एज अ GM क्रॉप। कॉटन तो वैसे बहुत पहले से ग्रो होती आ रही थी, लेकिन 2002 में इसका कल्टिवेशन करना स्टार्ट करा एज अ GM क्रॉप। ओके, और अगर हम बात करें वर्ल्ड की फर्स्ट GM क्रॉप कौन सी थी, दुनिया की सबसे पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उसका नाम है टोबैको। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड विद GM क्रॉप्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन A, हैव बीटा कैरोटीन अबाउट। तो गोल्डन राइस सबको पता है, गोल्डन राइस का कलर गोल्डन होता है। ठीक है, इसका कलर हल्का सा कैन से गोल्डन या फिर कैन से ऑरेंज प्लस येलो,
ऑरेंज और येलो का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होता है इसका कलर, दैट इज़ वाई गोल्डन राइस को नाम दिया है। और इसकी न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसमें विटामिन ए कंटेंट ज़्यादा होता है बिकॉज उसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है और बीटा कैरोटीन ही विटामिन ए का सिंथेसिस करता है। तो आपको क्वेश्चन बताना है कि कितना ppm में इसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन। ऑप्शंस आर 25 ppm, 37 ppm, 45 ppm एंड 65 ppm। ओके, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 37 ppm। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में सबको पता होता है विटामिन ए इनरिच्ड होता है, लेकिन कितना ppm में बीटा कैरोटीन होता है, दैट इज़ 37 ppm। ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और गोल्डन राइस में एक और चीज़ याद रखना, इतनी बातें हमने गोल्डन राइस के बारे में डिस्कस कर ही ली है, तो उसका जो कंसेप्ट था गोल्डन राइस का वो किसने दिया था? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ गोल्डन राइस? गोल्डन राइस का जो कंसेप्ट था, वी कैन से फादर ऑफ गोल्डन राइस इज़ नोन एज इंगो पॉट्रिकस। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट करो, इंगो पॉट्रिकस। कौन है इंगो पॉट्रिकस? ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गोल्डन राइस का कंसेप्ट दिया था एंड दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ गोल्डन राइस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4th। तो कल जब मैं लाइव लेने की प्रैक्टिस कर रही थी, लाइव ले भी ली थी, सक्सेसफुली मैं कर रही थी, लेकिन क्वेश्चन 4th आते आते वो लाइव ऑटोमेटिकली अपने आप ही बंद हो गया। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर भी बंद हो गया, तो मेरा पूरा प्लान जो था फेल हो गया। दैट इज़ वाई अब मैं नॉर्मल तरीके से ही वीडियो बना रही हूँ। तो 4th क्वेश्चन पे देखते हैं क्या था। बुद्धा गार्डन इन न्यू दिल्ली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। ठीक है, आपने हॉर्टिकल्चर में डिफरेंट स्टाइल ऑफ गार्डनिंग पढ़ी होंगी, तो एक इम्पॉर्टेंट होता है हमारा बुद्धा गार्डन, जो कि किस स्टाइल के अंदर आता है। ऑप्शंस आर इंग्लिश, फ्रेंच, जापनीज़, लास्ट है जापनीज़ प्लस इंडियन। ओके, तो बुद्धा गार्डन की बात करें तो ये हमारा आता है जापनीज़ स्टाइल ऑफ गार्डनिंग का, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जापनीज़ स्टाइल ऑफ गार्डनिंग में क्या होता है कि जो जापनीज़ होते हैं वो चीज़ों को नेचुरल फॉर्म में ही रखना पसंद करते हैं। जो नेचुरल चीज़ होती हैं जैसे रॉक्स, पेबल्स, सैंड, वेटलैंड्स, इन चीज़ों को ही वो एज सच रख के ही अपने गार्डन क्रिएट करते हैं। ये इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासियत होती है जापनीज़ स्टाइल ऑफ गार्डन की। ठीक है, तो याद रखना बुद्धा गार्डन जो आता है वो जापनीज़ स्टाइल ऑफ गार्डन में आता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्धा गार्डन कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th इज़ विच एलिमेंट इज़ डेफिशिएंट इन मिल्क। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट जो है मिल्क में डेफिशिएंट होता है? कैल्शियम, आयरन, मोलिब्डेनम, फॉस्फोरस। ठीक है, सही आंसर है यहाँ पे हमारा आयरन। ठीक है, बी ऑप्शन आयरन इज़ द करेक्ट आंसर। मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स में आयरन, ठीक है, मिनरल्स में आयरन जो होता है वो डेफिशिएंट होता है। और बात करें अगर हम वाइटामिन्स में, सो वाइटामिन्स में विटामिन सी जो है वो डेफिशिएंट होता है मिल्क में। ये हम बात करते हैं मिल्क की। ठीक है, जो मिल्क होता है उसमें 2 चीज़ें डेफिशिएंट हैं, आयरन एंड विटामिन सी, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज़। इंडिया का नेशनल ट्री क्या है? ओके, ऑप्शन हाईलाइट हो गया पहले, बट आप देख लीजिए, एक बार ऑप्शंस पढ़ लीजिए। फाइकस बेंगालेंसिस, मेंजिफेरा इंडिका, एजेडी रेक्टम इंडिका, फाइकस रिलीजियोसा। तो ऑप्शन आपके पास पहले ही हाईलाइट होकर आ गया था, फाइकस बेंगालेंसिस। नो डाउट यही हमारा करेक्ट आंसर है, फाइकस बेंगालेंसिस। वैसे इसका कॉमन नाम क्या है? नेशनल ट्री ऑफ इंडिया जो है फाइकस बेंगालेंसिस, सबको पता होगा। इसका कॉमनली हम बोलते हैं बनियन ट्री। बनियन ट्री है जो हिंदी में बोलते हैं बरगद का पेड़। ठीक है, बाकी ऑप्शंस अगर देखें तो मेंजिफेरा इंडिका है हमारा मैंगो, और मैंगो को हम कॉमनली बोलते हैं किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा। एजेडी रेक्टा इंडिका ये है हमारा नीम, नीम को और बोलते हैं मार्गोसा, मार्गोसा। ठीक है, फाइकस रिलीजियोसा ये है हमारा होता है पीपल, पीपल का पेड़। तो उन सब में जो सही आंसर है फाइकस बेंगालेंसिस, दैट इज़ बनियन ट्री, हमारा इंडिया का नेशनल ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोडायनामिक फार्मिंग। बायोडायनामिक फार्मिंग के फादर किसको कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं थियोफ्रस्टस, रुडोल्फ स्टीनियर, मसानो ब फुकुका, अल्बर्ट हॉवर्ड। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, दैट इज़ रुडोल्फ स्टीनियर। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन हैं उनकी भी हम 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। जैसे थियोफ्रस्टस की बात होती है, थियोफ्रस्टस इज़ नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है,
रुडोल्फ स्टीनर, जो कि आपका क्वेश्चन था, रुडोल्फ स्टीनर को बायोडायनेमिक फार्मिंग का फादर बोला जाता है, ठीक है। मसानोबू फुकुओका, ये जापानीज साइंटिस्ट है कोई, और ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ना जापानीज गार्डन कैसे होते हैं, एकदम नेचुरल चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं, एकदम नेचुरल चीज़ों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते। तो नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट भी जापान से आया, दैट पर्सन इज़ फकुओका, ठीक है, जापानीज नाम है, और इन्हीं को हम नेचुरल फार्मिंग का फादर बोलते हैं। नेक्स्ट अल्बर्ट हॉवर्ड इज़ नोन एज फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट थी जो क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था उनसे रिलेटेड। अब आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्लांट्स ग्रोन अंडर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस आर नोन एज, जो प्लांट्स एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में ग्रो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आर एसिडियोफाइट्स, एम्फीफाइट्स, क्रायोफाइट्स, केमियोफाइट्स, ठीक है। तो एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में पैदा होने वाले, ग्रो होने वाले प्लांट्स को हम बोलते हैं केमियोफाइट्स, ठीक है। ऑप्शन डी केमियोफाइट्स यहाँ पे हमारा राइट होगा। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें, जैसे एसिडियोफाइल्स नाम से क्लियर, एसिडियोफाइल्स मतलब एसिड, जो एसिडिक कंडीशन या एसिडिक सॉइल्स में ग्रो हो सकते हैं प्लांट, उनको हम एसिडियोफाइट्स बोलते हैं। एम्फीफाइट्स, एम्फी का मतलब होता है एम्फी का मतलब जो जल और थल यानी लैंड और वाटर दोनों में ग्रो हो सकते हैं, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो लैंड वाटर दोनों में ग्रो होंगे, एम्फीफाइट्स। क्रायोफाइट्स क्या होता है? क्रायोफाइट्स का मतलब होता है कि दोज प्लांट्स विच कैन ग्रो इन आइस एंड स्नो, जो बर्फ़ में, ठीक है, चट्टानों, बर्फीली चट्टान होती हैं, बर्फ़ में ग्रो हो सकते हैं, उनको बोलते हैं क्रायोफाइट्स। नेक्स्ट है केमियोफाइट, जो कि आपका क्वेश्चन था कि केमियोफाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो केमियोफाइट्स जो होते हैं दे ग्रो अंडर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन। एकदम देखो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, बट शब्दों का खेल है, सारा शब्द याद रखना। आइस और स्नो की बात करें तो क्रायोफाइट्स, ठीक है, आइस और स्नो में ग्रो करेंगे तो क्रायोफाइट्स। लेकिन अगर सिर्फ कोल्ड कंडीशन है, ठंडा है लेकिन बर्फ़ नहीं जमी है, स्नो नहीं है, सिर्फ कोल्ड है, ठंडा है, तो उस कंडीशन में जो प्लांट्स करेंगे वो केमियोफाइट्स कहलाते हैं। इसी तरह लिथियोफाइट्स जो होते हैं, जो रॉक सरफेस, आपने देखा होगा कभी कभार पत्थरी चट्टान पे भी कुछ पेड़ बहुत छोटे छोटे ग्रो होने लगते हैं, दैट इज़ नोन एज लिथियोफाइट। हेलियोफाइट्स जो कि ग्रो होते हैं सेलीन कंडीशन पे, जब सॉल्ट लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, सॉइल सेलीन हो जाती है, उस कंडीशन में ग्रो होते हैं हेलियोफाइट्स, ओके। अब आ जाते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु कलेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड फंजाई इन इंडिया। तो सबसे पहला भारतीय साइंटिस्ट कौन है जिसने फंजाई की स्टडी करी थी भारत में रह के? E.J. बटलर, K.R. क्रिटिकर, K.C. मेहता, कुहन। एंड सारे जो साइंटिस्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ अवर ऑप्शन बी, K.R. क्रिटिकर। तो K.R. क्रिटिकर वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने फंगस के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट करा था, ठीक है। फंगस की अगर हम बात करते हैं तो फंजाई या फंगस की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनकी जो स्टडी हम करते हैं उसको साइंटिफिकली इट इज़ नोन एज माइकोलॉजी। फंगस की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी, रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा वीडियो का, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन है J.C. लूथरा एंड हिज एसोसिएट्स डेवलप्ड द सोलर, स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, डेवलप्ड है, डेवलप द सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ वीट सीड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है। एक साइंटिस्ट रहे थे J.C. लूथरा और उनके साथ ही रहे थे कुछ जो उनके साथ काम करते थे, उनकी टीम मेट्स या टीम वर्कर्स। तो J.C. लूथरा जो साइंटिस्ट की टीम थी उसने एक मैथड बनाया सोलर हीट ट्रीटमेंट का फॉर द वीट क्रॉप। गेहूं के जो बीज होते हैं उनमें एक डिसीज़ ना लग जाए, उसके लिए उन्होंने सोलर हीट ट्रीटमेंट मेथड बनाया था। तो आपको क्वेश्चन बताना है कि कौन सी बीमारी है, कौन सी डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये ट्रीटमेंट लाया गया था। ऑप्शंस हैं ब्लैक रस्ट, लूज स्मर्ट, सीड गॉल, ब्राउन रस्ट। ये सारी हमारी मेजर डिसीज़ हैं वीट की, ठीक है। गेहूं में जो मुख्य रोग होते हैं उन सब में ये काउंट होती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली J.C. लूथरा ने जो सोलर हीट ट्रीटमेंट मेथड बनाया था वो किस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए बनाया था? दैट इज ऑप्शन बी जो है लूज स्मर्ट, वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लूज स्मर्ट जो कि प्रॉब्लम होती है फंगस की वजह से होती है बीमारी। फंगस होता है, फंगस का साइंटिफिक नेम होता है यूस्टिलैगो
अब क्योंकि वीट है, वीट का साइंटिफिक नेम सबको पता है, ट्रिटिकम स्टीवम, ट्रिटिकम से याद रखना, ट्रिटी सी, और यही हमारी फंगस का नाम यूस्टिलैगो ट्रिटिसी, साइंटिफिक नेम है, दैट इज़ वाई अंडरलाइन करना मस्ट, ठीक है। सो यूस्टिलैगो ट्रिटिसी वो फंगस होती है जो कि वीट में लूज स्मट को कॉज करती है। इसमें क्या होता है कि जो भी गेहूं का जो ऊपर वाला स्पाइकलेट्स वाला पोर्शन होता है वो ब्लैक कलर के स्पोर्स से कवर हो जाएगा। ब्लैक कलर के जो स्पोर्स होते हैं दे आर एक्चुअली टीलियोस्पोर्स, ओके। तो क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा था कि जेसी लूथरन ने जो सोलर हीट ट्रीटमेंट मेथड दिया है गेहूं में, वो किसको कंट्रोल करने के लिए दिया है, दैट इज़ लूज स्मट। इसमें हम क्या करते हैं, गेहूं के जो बीज होते हैं, एक तरह का सीड ट्रीटमेंट मेथड होता है। कैसे मेथड है, सीड ट्रीटमेंट। इसमें हम बीजों को ट्रीट करते हैं एक हाई टेम्परेचर के संग बॉइलिंग वाटर में कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ताकि जो भी लूज स्मट की फंगस है वो हाई टेम्परेचर की वजह से किल हो जाए, ठीक है। तो ये मेथड जो था जेसी लूथर ने दिया गया। क्वेश्चन घुमा के भी अगर पूछना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं कि सोलर हीट ट्रीटमेंट मेथड जो है टू कंट्रोल द लूज स्मट इन वीट, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, दैट इज़ जेसी लूथरा साइंटिस्ट जो है इन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप सो ये वीडियोस, ये सेशंस आपके लिए आपके अपकमिंग एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट सेशन में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट टाइम से हम ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये तो फर्स्ट मैं लाइव लेने का ट्राई कर रही थी, तो मैंने 10 क्वेश्चन ही बनाए थे उस हिसाब से, बट अनफॉर्चुनेटली लाइव नहीं हो पाया। तो आज हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अपकमिंग पार्ट्स में हम एटलीस्ट 15 या 20 क्वेश्चंस को एक सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। सो वीडियो में बने रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एवरीवन।